कह रहे हैं कि वो नहीं, वो डरती है ना, सिस्टम तो डरता ही ना किसी भी काम को अडॉप्ट, नई चीज को अडॉप्ट करने नहीं, में। लेकिन आप ये सोचिए कि पुरानी चीज है क्या। अंग्रेजों ने जो तंत्र बनाया था वो स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिकों के लिए नहीं बनाया था। उन्होंने अपना प्रशासन लंबे समय तक वो जारी रखें और कंडक्ट रूल से लेके हर चीज़ के से दबाव बनाकर अनैतिक काम कराते हुए अपना हित साधें और लोगों को जो है शोषित करें, अपमानित करें, उत्पीड़ित करें, उनमें हीन भावना पैदा करें। ऐसा ऐसा कानून क्यों होना चाहिए? स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिकों को जो है ना कि गवाहों को ऐसा सम्मन्स क्यों जाना चाहिए कि इतने बजे हाजिर हो, नहीं तो तुमको जो है ना जेल भेज दिया जाएगा, तुम्हारा वारंट जारी कर दिया जाएगा। देर कैन बी पोलाइट लैंग्वेज। क्यों जो है ना छोटे छोटे से अपराध जिसमें 4 बयान होना होते हैं, क्यों क्यों 20-20 साल चल रहे हैं, व्हेन इट कैन बी डन इन ए 1 डे, 2 डे और 3 डेज? क्यों लोगों को आने की जरूरत है? वाई इट इज नॉट डूएबल अंडर द वीडियो बेस्ड डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रायल सिस्टम? जब हम क्या बात है, टेक्नोलॉजी के क्या उस बात। मुकाम पे पहुंच चुके हैं तो हमारे जो हमने कितने चाटुकार हम जैसे ब्यूरोक्रेट पैदा किए हुए हैं जो जिन्होंने 55 जी, कानून जो है संविधान की व्यवस्था के विपरीत बनने दिए और उन्होंने कहा कि साहब इट इज ए पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। वकील साहब, महेंद्र जी, देयर इज नथिंग लाइक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। इट मे बी पॉजिटिव टू समवन, इट इज नेगेटिव टू अदर्स। देयर कैन नॉट बी एब्सोल्यूट पॉजिटिव एनीवेयर। 55 वेरी राइट। कानून, 55 कानून। अभी बताइए जो माननीय नरेंद्र मोदी जी 44 संशोधन के साथ वक्फ बोर्ड एक्ट ला रहे हैं, वक्फ बोर्ड एक्ट इज एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल, इट शुड हैव बीन रिपील्ड। जब बीजेपी को लोकसभा में और राज्यसभा में दोनों में मेजोरिटी थी तो एक प्लेन कागज पे 25 एक्ट का नाम लिख के इन्हें रिपील किया जाता है। हाँ की जीत हुई, ना की हार हुई, बस इतनी देर लगना थी। ये बताइए जब हमने मुसलमानों को एक पूरा देश दे दिया है तो शेष बचे हुए देश में भैया सभी जाति के सभी धर्म के लोगों को बराबर तो रहने देते यार। कितने दुष्ट हो के अपने कुछ वोटों के लिए साला हिंदुओं को जो है ना द्वैम दर्जे का सिटीजन बना दिया। और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 2 टेनर निकाल दिए, क्या उससे बाहर निकाल पाए वो? जी सर, जी सर। आप मुझे बताइए कि इसमें कोई प्रॉब्लम थी क्या कि सभी 55 एक्ट के नाम लिखते और ऊपर लिखा जाता कि जो है ना संकल्प लिया जाता कि इनको रिपील किया जाता है और स्पीकर महोदय कहते हैं हाँ की जीत हुई और ना की हार हुई। इससे ज़्यादा देर लगना थी? आप मुझे बताइए 1951 में मिस्टर नरसिम्हा राव की लूली लंगड़ी कॉलिशन गवर्नमेंट ने एक वर्शिप प्लेसेस एक्ट बनाया जो कि अपने आप में अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आप बताइए जो कुछ भी इस देश के साथ गड़बड़ होना था वो 15 अगस्त 1947 के पहले हो चुका था, फिर उसमें ये आर्बिट्रेरी डेट कैसे रखी कि आपके साथ जो कुछ भी गड़बड़ हुआ है इस स्वतंत्र देश के दुष्ट हिंदुओं, तुमको इसी जो है ना दुष्ट व्यवस्था में जीना होगा। जितने भी परिवाद किसी भी कोर्ट में लंबित हैं सेक्शन 3 के तहत उन्हें हम लंबे जो है ना फाइल करा देंगे और सेक्शन 4 के तहत आपको न्याय की भीख मांगने का भी हक छुड़ा लेंगे। आप कहते हैं कि वर्कप्लेस एक्ट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट। भारत में ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जा सकता है जिसमें आप आम आदमी से न्याय की भीख मांगने का हक छुड़ा लें। वर्शिप प्लेसेस एक्ट के सेक्शन 4 ने आपसे न्याय की भीख मांगने का हक छुड़ा लिया है। हम लोग की विद्युत तक कहाँ जा रही है? हम किस किस अहम में और किस युगों में जी रहे हैं और क्यों जी रहे हैं? अरे भाई जो पैदा हुआ वो मर जाएगा, मैथिली शरणगुप्ती भी मर जाएंगे और वकील साहब महेंद्र जी भी मर जाएंगे। मरने के पहले क्या अपने बच्चों को अच्छा भारत देके जाएंगे? ये सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे? मैं आपसे बड़ी इमोशनल अपील करता हूं कि चूंकि आप बीजेपी से जुड़े हुए हैं, क्या मेरा ये संवाद जो कि क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड होगा, क्या आप इसे अपने वरिष्ठ लोगों तक पहुंचाकर हमारी ये दर्द भरी जो है मांग उन तक पहुंचा पाएंगे? मैं उनको आश्वस्त करता हूं कि मैं उन्हें 20 गुना ज़्यादा पैसा जो है ना दे दूंगा और उन्हें अपने भारतवासियों से टैक्स नहीं लेना होगा। इस देश के किसी भी नागरिक को बैंक से कर्ज नहीं लेना होगा, अपने किसी से कर्ज नहीं मांगना होगा और उनको 4 मौलिक अधिकार दे दिए जाएंगे। भारत सरकार के खजाने से 1 पैसा नहीं लूंगा, नॉट इवन 1 पेनी। यदि ये डुएबल है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी को इस पर संवाद क्यों नहीं करना चाहिए? मैं तो यही कहने वाला था अभी आपसे नहीं कि आपके ब्याह पे मैं खुद उनसे समय ले सकता हूँ।
आप बिल्कुल ले लीजिए, आई विल बी टू हैप्पी टू अकम्पनी यू। और मैं गारंटी ले रहा हूं, जो वो यदि जो मैं मुंह से कह रहा हूं यदि वो जमीन पे ना उतर पाऊं तो जेल में डाल दीजिए। नहीं सर, मैं ये देखना चाह रहा था कि वो जो आपने प्रेजेंटेशन भेजा है, आपने जो प्रोजेक्ट बनाया है वो उनके या वो जो अपने आप कह अपने रहे ऑफिस हैं में ही वो मैं देख देख लेना पाऊंगा? हैं। क्या मैं देख पाऊंगा उनको? बिल्कुल इसलिए देख मैं पाएंगे, पूछ रहा था, अगर बिल्कुल आप देख दिल्ली में पाएंगे। थे तो मैं आपसे इसीलिए मिलना चाह रहा था। वो तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के उसमें ही है, लेकिन वो उस समय बहुत नहीं वो तो है, लेकिन एक कौन मिनट, आदमी एक मिनट। देखता है सर? सब कुछ रेडी रेकनर लेके जाना पड़ता है। हाँ हाँ, हम उसको अब जो है मॉडिफाई करेंगे, क्योंकि पहले वो एक पुलिस की सोच थी जो जी अपराध जी जी और जी। भ्रष्टाचार के अराउंड ही सीमित थी। अब हमारी सोच जो है वो 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकारों में फैल चुकी है। अब तो मुझे लगता है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी को नए प्रेजेंटेशन पर विचार करना चाहिए, वो हम उनके लिए बना देंगे। सर देखिए, हमें कोई भी चीज लेनी है ना तो रेडी हैंड लेनी है, बना देंगे। वो सवाल हो बनी गया बनाई है जो आप गा रोज देगी। देखो, हम जो रोज समझा रहे हैं उसे हम प्रेजेंटेशन में लिख देंगे। कितनी देर लगेगी? 15 मिनट, आधा घंटे? सर आप तैयार करो ना। हम तैयार करेंगे, बिल्कुल लिख दो। तैयार करेंगे, बिल्कुल तैयार करेंगे, आप समय ये तो लीजिए। ऐसे लग रहा है कि सर मेरा दिमाग चल गया है और मैं जानकारी हासिल कर चुका हूँ और मैं लिख रहा हूँ या मैं बोल रहा हूँ या मैं बतला रहा हूँ, पर कर कुछ नहीं रहा हूँ। देखिए, आप करने की स्थिति में ही नहीं है। आप करने की स्थिति में तभी आ सकेंगे जब आप शक्ति हासिल कर लेंगे लोगों को जोड़ने की, या जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी के मानने की। अभी आपका ये चैनल मोटराइज हो गया, मोनेटाइज? नहीं, हमने मोनेटाइज किया नहीं है उसको जानबूझ के। वो तो ऑटोमेटिक हो जाता है सर। नहीं नहीं नहीं, उसको उसको मोनेटाइजेशन की प्रोसेस प्रक्रिया पूरी करना होती है, अपना अकाउंट डिटेल्स वगैरह उनसे शेयर करना होते हैं, बहुत सारी चीज़ करना होती है। वो हमने अच्छा उसको जी। मोनेटाइज तो किया नहीं है अभी। अच्छा जी, अच्छा वो मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि उसमें कोई उसमें बिना मतलब के एडवर्टाइजमेंट ना चलें, ये उसका मकसद था। जी 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 जी। ये मकसद था उसमें। लेकिन मेरा ये कहना है कि देखो, चलो आपको लगता है कि इसमें कोई दिक्कतें हैं, तो आपके सब एक्सपर्ट्स जो चर्चा करेंगे ना, साहब इसमें ये दिक्कत है, आप इसका क्या निदान बता रहे हैं। मैं तो सारी चीजों का, मैं आपसे यही बातें पूछने के लिए, डिस्कस करने के लिए मिलना चाहता था और ये प्रोजेक्ट या प्रेजेंटेशन आपका देखना चाहता था कि धरातल पे उतारने के लिए ये ठीक है, हमने एक होमवर्क कर लिया है, एक रिटर्न वर्क कर लिया है या रफ काम कर लिया है, और ये एक्चुअल में जब भी पूर्ण होगा जब आप जो नाम ले रहे हैं शक्ति का, आप बहुत या जो नाम ले रहे हैं आपके भाई संकल्प का, तो भारत का संकल्प तो रोटी पर और एक बात पर भी बिगड़ जाता है। देखिए, मैं बड़ी सिंपल सी बात कह रहा हूँ। मैथिली शरण ने जो भी मॉडल बनाया है वो किसी के माध्यम से थोपने के लिए बिल्कुल नहीं बनाया है। उसमें सर बिल्कुल मैं एग्रीड हूँ, लेकिन फिर भी हमें देखना पड़ेगा ना, वकील है या थोड़ी सी बुद्धि रखते हैं तो हम बिना। वकील साहब, एक मिनट, मैं ये कह रहा हूँ, आप तो देखिए, हमने तो इसे 3 चरणों में रिफाइनमेंट प्रक्रिया को इनबिल्ट इसका हिस्सा बनाया है। मतलब पहले जो हमने मॉडल्स और टेक्नोलॉजी बनाई है उसमें ऐसे मोतियों को चुना जाएगा जिन्होंने अपनी ज़िंदगी लगाई हुई है। हम में से बहुत सारे लोग, कोई ऑर्गेनिक खेती पे काम कर रहा है, कोई गौशालाओं पे काम कर रहा है, कोई किसी पे काम कर रहा है, कोई किसी पे काम कर रहा है। हमारे 21 महालक्ष्यों में वो सब सम्मिलित है। तो जिन महारथियों ने यहाँ इसमें काम किया है उन लोगों को उस टास्क फोर्स का हिस्सा बनाया जाएगा, और ये टास्क फोर्स 15 दिन तक लाइव डिस्कोर्स करेंगी, जो मॉडल्स उनके पास दिया जाएगा और टेक्नोलॉजी उनके पास दी जाएगी। उनके चिंतन के बाद उसमें पहली डिग्री का रिफाइनमेंट किया जाएगा। फिर जो सो कॉल्ड सब्जेक्ट एक्सपर्ट वो लाइव डिस्कोर्स करेंगे 15 दिन तक, और इसके बाद जो है जो सेकंड डिग्री का रिफाइनमेंट है वो 15 दिन की चर्चा के बाद होगा। ये 30 दिन की चर्चा चूंकि लाइव हो रही है, तब तक जनता जो है ना, कम से कम कुछ उसके दिमाग में शंकाएं, कुशंकाएं, कुछ प्रश्न जरूर आ जाएंगे और कुछ सुझाव भी आ जाएंगे। फिर 45 दिन सभी चैनल पर आम पब्लिक से लाइव डिस्कोर्स होगा, और उसकी चर्निंग से जो पॉइंट निकलेंगे उससे तीसरी डिग्री का रिफाइनमेंट किया जाएगा। और उस रिफाइनमेंट के बाद पूरे जो भी विचार आए हैं उसका कंपेंडियम बनाकर पार्लियामेंट में भेजा जाएगा,
और पार्लियामेंट में पूरी प्रोसेस को एक बार फिर से री करके और उसको जो है कानून का रूप में जो है ना जमीन पर उतारा जाएगा। तो मैथिली शरण गुप्त अपनी कोई भी चीज़ किसी पे थोपने की बात नहीं कह रहे हैं, और उसमें रिफाइनमेंट का स्कोप न केवल स्कोप है बल्कि एक पूरी प्रक्रिया इस बात के लिए बनी हुई है। मुझे लगता है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी मेरी बात को एज इट इज़ मानने की बजाय उसको जो हम प्रक्रिया सजेस्ट कर रहे हैं इसके तहत रिफाइन करने के बाद ही हम उसे ज़मीन पर उतारें। यदि वो मान भी जाते हैं तो भी मेरी प्रार्थना होगी कि उसे बिल्कुल ना उतारा जाए, क्योंकि यदि उसमें ऐसे कुछ पहलू आ सकते हैं जिन पे शायद मेरा ध्यान ना गया हो, तो उसे जमीन पर उतारने के पहले हम उसे रिफाइन करना चाहेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ सर, आप ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं, जानते हैं, संविधान को भी जानते हैं जी। लेकिन जो पॉलिटिकल मामला होता है, यानी केवल देश से या परिवार से या अपने सगे संबंधियों से या मोहल्ले से सीमित नहीं होता है, ये विदेशों से भी सीमित होता है। जो विदेश की जो नहीं, जैसे यूएन है या सिक्योरिटी काउंसिल है या फिर ये हमारे इस मॉडल में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स है या हमारी कुछ कंपल्शंस होती हैं संसार में ये जीने के लिए या वर्ल्ड की जो अथॉरिटीज हैं उनके साथ मिलकर चलने के लिए, क्योंकि हम यूएनओ के मेंबर हैं। इसमें दूसरा, हम कॉमनवेल्थ के मेंबर हैं। इसको हम यूएनओ से भी अप्रूव कराना है तो उनसे भी करा लें। हमारे नहीं सर, देश में वो हमें मना क्यों करेंगे, बताओ ना। और देश का इंटरनल मामला तो हो गया, लेकिन इसमें एक्सटर्नल मामले भी इन्वॉल्व होते हैं कि कुछ काम जो है ना अभी भारत इसमें बिल्कुल नहीं होंगे, और इसमें कोई भी अपन जो है इंटरनेशनल बात नहीं कर रहे हैं, केवल अपने देश की बात कर रहे हैं। हम अपने मैं मान रहा हूँ, लेकिन अब हम ऑर्गेनिक की बात करेंगे तो सिर्फ ऑर्गेनिक ही हम बना रहे हैं, या हम लोग जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो प्रोडक्ट हम इंपोर्ट भी कर रहे हैं, तो जब हम स्वावलंबिता की ओर जा रहे हैं तो हमारे को जो हमें वर्ल्ड के अंदर जो अपना परसेंटेज दुनिया में बेचना पड़ता है या देना पड़ता है या कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है, तो वो तमाम चीजें एक किसी भी देश के लिए, परिवार के लिए, जैसे हमें अब हमें इनकम टैक्स देना पड़ता है, तो चाहे इनकम टैक्स हमारा सेकेंडरी पर्पस है, वो क्योंकि हम अर्न करेंगे तभी इनकम टैक्स लेवल में आएंगे तभी देंगे ना, तो वो बातें अलग है। लेकिन वो कहीं ना कहीं हमारे देश पर सभी नागरिकों पर लागू तो है कि भाई जो भी इस काम को करेगा उसके लिए जुम्मेवार होगा। अब वो टैक्स नहीं दे रहा तो भी परेशानी, देगा तो भी परेशानी, तो करेगा तो भी परेशानी। तो ये तमाम चीजों को देखते हुए हमारा विचार यही था कि रिप्रेजेंटेशन को, प्रोजेक्ट को, मॉडल को आपने जो बनाए हैं, देख के हैं, सॉरी हमने कहा हमारे मॉडल में तो 5 साल में हम अपने देशवासियों को टैक्स मुक्त कर देंगे और भारत सरकार को 20 गुना ज्यादा पैसा दे देंगे। नहीं, आप वो सब बातें कह रहे हैं, लेकिन ये तमाम बातें तो आपने सारी दुनिया का कर्जा ले रखा है, आपको कर्जा लौटाना है। आपकी बातें कहाँ से अर्निंग आएगी, क्या होगा, को बहुत सारे लॉजिक होते हैं इसमें, वो आता है सर प्रैक्टिकली प्रॉब्लम्स, तो एकदम तो ये नहीं हो सकता। हाँ, ये जरूरी करेंगे कि 20 गुना संपत्ति भारत सरकार के पास कैसे पहुंचेगी, और हम जो है 3 वो तो मैंने कह दिया, आपकी बात है सारी मान ली। ये तो मॉडल्स और का रिप्रेजेंटेशन जब हम देखेंगे, समझेंगे, उसको बात को समझ में आएगा। मेरे को तो आ गया है, लेकिन सरकार को समझाने में क्या दिक्कतें आएंगी, वो किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, या किस तरीके से ये आगे बढ़ सकता है कार्यक्रम, या वाकई में एक्सेप्ट हो सकता है। मैं ये बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि इसे प्रेजेंट फॉर्मेट में इम्प्लीमेंट किया जाए। मैं चाहूंगा कि जो मैं रिफाइनमेंट प्रोसेस बता रहा हूं, लेट इट गो थ्रू दैट प्रोसेस, जिससे कि जो है इसमें किसी कमी के लिए जगह ही नहीं छोड़ी जाए। जी। मतलब जब वो चर्निंग में जाएगा, इंक्लूडिंग 45 दिन तक पब्लिक से लाइव डिस्कोर्स होगा, तो पब्लिक के रियल इमेजिनरी जो भी शंकाएं कुशंकाएं होंगी, उनका हम कानून में ही प्रावधान कर देंगे ना। आप सर जी, मैं आपको बताता हूँ, आपको कहने के लिए इंडिया 543 में दिखाई देता है। हाँ, ठीक है, क्योंकि वो गवर्नमेंट फॉर्म का एक कैबिनेट भी है, इलेक्टेड मेंबर भी है, और वो संसद के मेंबर भी हैं, और उन्हीं के द्वारा सारी दुनिया में उन्हीं का नाम चलता है। ठीक है, आज प्रधानमंत्री मोदी जी है तो मोदी जी का नाम चल रहा है, पहले मनमोहन सिंह जी थे, मनमोहन सिंह जी का नाम चलता था। तो उनके इर्द गिर्द ही सरकार और देश और प्रत्येक व्यक्ति जुड़ा होता है। बिल्कुल। जब हम
देश की बात करते हैं तो वो कहने को तो 140 करोड़ लोगों की है, हाँ लेकिन है वो केवल प्रधानमंत्री की बात, या वो कैबिनेट के जो मंत्री होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, उनकी अप्रूवल होती है, या मिनिस्टर्स होते हैं, मिनिस्टरों का तो इंडिया में इन्वॉल्वमेंट है, और प्राइम मिनिस्टर का जो लोन मिलते हैं या हम देश के अंदर जो भी नई टेक्नोलॉजी हायर करते हैं उसका हमें आज भी इंग्लैंड को इन्फॉर्म करना पड़ता है सब कुछ। आज आप कॉमनवेल्थ के मेंबर होने के नाते आपको गुलामी का तकमा लगा हुआ है, वो हटेगा नहीं, तो आप फ्री नहीं है, फ्री ऑफ इंडिया ही नहीं है। चार्टर ऑफ फ्रीडम के तहत आपको ये गुलामी का तमगा हम कब तक कैरी करना चाहते हैं और क्यों कैरी? सर मैं उसी को कह रहा हूँ, उसको हटाने के लिए प्रोसीजर है, प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। जब हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे और आज भी जब हम इंडिपेंडेंट तो उनके मेंबर भी हैं, तो इसमें हमारा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं इस बात के लिए कि आपको दिक्कत नहीं है तो आपने अंग्रेजों के ही गुलामों के नियम कानून अपने देशवासियों पर क्यों थोप के रखे? सर ये अनपढ़ लोग हैं, इन लोगों ने, ये गुलाम लोग हैं, ये गुलामी करते हैं, पैसे में बिके हुए लोग हैं, इनका स्विस बैंक अकाउंट क्यों खुलता है? ये नियम कानून, ये एक दिन में अरबपति करोड़पति हजार, एक मिनट, नियम कानून में प्रावधान क्यों नहीं है? इसे अपराध क्यों ना बना दिया जाए? सर सब कुछ है, लेकिन वहां तक अभी भी आप तो सिस्टम में रहे हैं, जानते हैं, जानकार हैं, बहुत सारी बातें हैं। अभी आपके लिए कह देते हैं पैन कार्ड की आवश्यकता नहीं है, आपके लिए कह देते हैं आधार कार्ड की आवश्यकता नहीं है। हाँ हाँ, क्यों कहते हैं भाई? एक ही देश में दो कानून कैसे हैं? और आप हिंदू की बात करते हैं, हिंदुओं में कितनी जातें हैं? क्या वो जातें जिनको संवैधानिक अधिकार मिले हुए हैं वो उनको अधिकार दिए गए हैं आज तक? या कोई इसका सर्वे होता है, या कोई सीएजी जो काम बनाया गया है इसका वो काम करता है क्या? क्या विजिलेंस काम करता है क्या? क्या जो पकड़े जाते हैं उनको फांसी होती है क्या? सब छूट जाते हैं। लेकिन अब तड़ी पा रही है अमित शाह जी, होम मिनिस्टर बने हुए, अब आप क्या करेंगे इसमें? आप बीजेपी वाला, यानी कि अच्छा लग रहा है। आपको भी अभी भी कभी भी कहीं भी ट्रैप करेंगे। हाँ हाँ, डरने की और मरने की तो जरूरत नहीं है, क्योंकि जो अच्छे काम के लिए काम कर रहा है वो डरेगा नहीं, और जो डरेगा वो मरेगा नहीं। जो डर गया वो तो पहले ही मर गया। हाँ हाँ हाँ, तो ऐसी बात नहीं है कि हम बात को नहीं समझते हैं, लेकिन हम कह रहे हैं जो सिस्टम है और उसको आपने बिल्कुल उसी तरह से डिफाइन किया है कि जब तक हमारी पावर या लोग या मैन पावर या ह्यूमन रिसोर्स या हमारा सारा सिस्टम हमारे साथ नहीं होगा तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। मैं ये कह रहा हूँ कि यदि हम अपने लोगों को जोड़ने की प्रक्रिया संकल्प के साथ निभा लें तो माननीय नरेंद्र मोदी जी जो अभी विचलित होते हैं उन्हें विचलित रहने की जरूरत नहीं होगी। उनको हम इनडायरेक्टली कमांड दे रहे हैं कि हम 100 करोड़ लोग आपके साथ हैं और हम ये चाहते हैं। जी, अब उसको करने में टेक्नोलॉजी बाधा नहीं है। 7 करोड़ है तो आपके 100 करोड़ से हमको क्या लेना देना है? नहीं लेना देना है तो फिर बीजेपी नहीं हमारे चंद्रगुप्त जो है आपको पराजित कर देंगे, क्या दिक्कत है उसमें? आप बिल्कुल लेना देना। नहीं, वो तो अलग बात है ना सर, वो तो दिल्ली में केजरीवाल ने 3 बार करके दिखा दिया। मैं वही बात कह, आप केजरीवाल को कुछ भी कहो उसने करके दिखाया ना सब कुछ। लोग तो कहते थे ना ये क्या राजनीति करेगा, इसको क्या पता है राजनीति का। केजरीवाल ने वही हथकंडे अपनाए जो हर राजनेता अपना रहा है, फ्रीबी का, दारू का, इसका उसका, तो वो अच्छे भारत को तो नहीं ला सकता है। नहीं सर, मैं ये नहीं कह रहा, मैंने आपको सिर्फ ये बता के दिया है जय पराजय की बात करने के लिए। तो पराजय तो कैसे भी कर रहे हैं, कांग्रेस भी कर रही है। ये ईवीएम कौन लाया था? कांग्रेस लाई थी। मनमोहन सिंह जी सेकंड टर्म में कैसे जीते थे? ईवीएम से जीते थे। फिर तो चोर तो चोर ही है सारे, और सारी जनता जान चुकी है, इसीलिए वो पैसा लेती है, इसीलिए वो चाहती है फ्री में मिले, क्योंकि जब आप मुझे कमाने का मौका नहीं दे रहे तो मुझे खाने का तो मौका मिलना चाहिए ना। यदि हम हर भारतीय को उसकी काबिलियत और पोटेंशियल के हिसाब से ट्रेन करके राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में लगा देंगे तो भारत की समृद्धि की कल्पना करना मुश्किल होगा।
भारत का मुझे मालूम है सर, जमीन पूरी है, हाँ। वातावरण बढ़िया है, जलवायु बहुत अच्छी है, जमीनों में तेल और गैस हमारी भरी पड़ी है, सोना भरा पड़ा है, जेवर वो क्या कहते हैं जेम्स भरे पड़े हैं, हीरे की हमारी जो है ना खाने भरी पड़ी है। उन्हें दुनिया में जो चीज है वो सब कुछ हमारे पास सबसे ज्यादा है। जनसंख्या हमारी बढ़िया है, लोग हमारे डरपोक है, कायर है, घटिया लोग है, जैसे चलाओ वैसे चलते हैं, हर हाल में जीना चाहते हैं, मृत्यु को भी जीना माना हुआ उन्होंने। साहब आप एक काम करिए, कम से कम आप तो अच्छे भारत का संकल्प ले ही लीजिए। भाई जी मैं संकल्प लेने में, मैं तो संकल्पित हूँ, मैं पहले इसीलिए लगा हूँ। लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि काम, आपने भी बिल्कुल अच्छी बात कही है कि काम जब भी करो ना, जब ताकत हो या हम उसको सिस्टम को बदल पाए या उसको कर पाए। अब हम लड़ाई कर रहे हैं, अकेले आदमी है, लड़ लिए भाई कोई बात नहीं, और मर भी गए भाई कोई बात नहीं, दूसरा सामने वाला भाई खड़ा तो हुए। ये 75 साल से क्या हो रहा है? देखो यदि आपकी मिली भगत है, कभी कांग्रेस सरकार आ जाती है, कभी बीजेपी आ जाती है, कभी जो है ना मिक्स आती है। उसका क्या मतलब है कि चोर चोर जो इकट्ठे हो जाए वो देश के अंदर। डेमोक्रेसी वहां होती है जहां सब लोग समझदार हों, यहाँ समझदार है का? अब डेमोक्रेसी का तो मतलब ये है कि जिसके पास जितने नंबर ज्यादा है उसकी सरकार बन जाएगी। अब तुम चोरी से, बेईमानी से, अब वो जो अपना महाराष्ट्र का जो एनसीपी का नेता है पवार, वो करोड़ों अरबों रुपए का घोटाला करके बैठा है, कई हजार करोड़ों का। देखिए, उसको तुमने माननीय नरेंद्र मोदी जी ने यहीं भोपाल में कहा था कि अजीत पवार चक्की पिसिंग पिसिंग पिसिंग, राइट, और उसके 3 दिन बाद बिना किसी राजनीतिक मजबूरी के उसे महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री बनाया। ये मेरे तो समझ के बाहर की बात है। बहुत ही वो जो भी कहेगा ना, हमारे तो नेता है, हमारे राष्ट्र के प्रधानमंत्री भी है, पार्टी के नेता भी है, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ वो जो भी कहेगा वो उल्टा ही करेगा। आज बोलेगा मेरे को दलितों को उनको गोली मारो, नहीं मेरे को गोली मारो। अरे जब दलित के साथ अत्याचार हो रहा है, दलित भारतीय नहीं है, दलित नागरिक नहीं है, दलित क्या हिंदू नहीं है, वैसे तुम दलित को तो तुम मुसलमान रखे हुए हैं, तो मुसलमान अगर कोई भी गलत काम करे, मुसलमान क्या हिंदू भी करे, तो उसको सजा मिलनी चाहिए और वो एक एग्जाम्पल होना चाहिए। केवल सजा ही नहीं मिलना चाहिए, 30 दिन के अधिकतम समय में मिलना चाहिए, और न्यायिक प्रक्रिया भी 30 दिन के अधिकतम समय में पूरी की जा सकती है, और उसमें भी उसे कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगाना होंगे, वर्तमान तरीके के समन्स वारंट नहीं झेलना पड़ेंगे, और सभी लोगों में धन की वर्षा भी की जाएगी। तो हमारे मॉडल में गवाह से लेके, फरियादी से लेके, वकील से लेके, पुलिस से लेके, जज को लेके, फॉरेंसिक साइंस एक्सपर्ट्स को, सबको धन बांटा जा रहा है, और ये 5,000 से लेके 1 करोड़ के बीच में होगा, डिपेंडिंग अपॉन कैसा ऑफेंस है, और उसके बाद उसको जोड़ के 2 से मल्टीप्लाई करके अपराधी से वसूल होगा। इस अकेले मॉडल से भारत सरकार के पास 10 गुना ज़्यादा पैसा पहुंच जाएगा। और जो दूसरा मॉडल है पेपर करेंसी मुक्त भारत, उसमें 2% की प्रोसेसिंग फीस रख दी जाएगी। उस फीस से बड़ी हुई जो है संपदा के निर्माण के साथ भारत सरकार के पास कितना पैसा आएगा इसका अनुमान लगाना भी कठिन होगा। हमारा अनुमान है कि 10 गुना ज़्यादा पैसा पहुंचेगा। इस प्रकार भारत सरकार के पास 20 गुना ज़्यादा पैसा होगा, जिसमें कोई टैक्स मनी नहीं होगी। और देखो, जो बात मैं कह रहा हूँ, मैं सिस्टम को भी समझता हूँ, सिस्टम के अंदर काम भी किया हूँ, और 7 साल तक डीजीपी के पद पर भी रहा हूँ। जी सर, जी सर। तो मैं कोई चीज़ हवा में या गैर जिम्मेवारी से नहीं कहूँगा। मैं समझ रहा हूँ सर, मैंने सब बातें आपकी इतनी समय तक सुना है, तो उसका मतलब मेरे 2 ही है। एक तो आप अच्छा बोल रहे हैं, अच्छी बात कर रहे हैं, दूसरा मेरी समझ में आ रहा है, अन्यथा कोई कारण नहीं है। ठीक बोल रहे हैं आप, ठीक बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं। ना तो मुझे धन की लोलुपता है, ना ही मुझे आपके कोई पद की आवश्यकता है जी। लेकिन हाँ, भारत निर्माण में अगर अच्छा काम कोई भी है तो मैंने कहा कि मैं आपके साथ सहमति मेरी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए इस वार्तालाप को यहाँ विराम देते हैं, और आपका देश के नाम क्या संदेश है वो बताइए। मैं तो यही कहता हूँ, देश आत्मनिर्भर बने, देश के अंदर सबको न्याय मिले, देश के अंदर सबको रोजगार मिले, देश में सभी नागरिक संवर्धित हों, देश के अंदर कोई भी गुलामी का लक्ष्य या
नक्शा या कोई तगमा या कोई दिक्कत या परछाई नहीं आनी चाहिए। ऐसा ही होगा, सारे सा, ऐसा ही होगा। और सारे इसकी शुरुआत यदि 2025 से ही हो जाए तो हम सब के लिए बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन ये शुरुआत अभी होने के लिए आज के राजनेताओं को ये कॉन्सेप्ट को जो है स्वीकार करना होगा। और मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूँ कि मैं तो ना तो उनके दिमाग को मैं तकलीफ़ दूंगा, ना ही उनके ब्यूरोक्रेट्स के दिमाग को तकलीफ़ दूंगा। आप इसके लिए एक नेशनल अथॉरिटी बना दीजिए जिसके अंदर जो है 26 टास्क फोर्स होंगे, 21 महालक्ष्यों के लिए और 5 मौलिक अधिकारों के लिए। उन्हें जो हमने प्रक्रिया बताई है उसको रिफ़ाइन करके पब्लिक से पका के हम उनके पास पहुंचाएंगे। लेकिन फिर ये बात स्वीकार होना चाहिए कि उसे मान्य करना होगा। एक बार पक के पहुंच गया है और फिर उसे आप पार्लियामेंट में बहस करिए, क्योंकि वो भी हमारे मॉडल का हिस्सा है। और हम तो ये भी चाहेंगे कि पार्लियामेंट रूल में जो है ना अमेंडमेंट कर दिया जाए कि कोई भी कानून सीधे पार्लियामेंट में लाया ही ना जा सके। क्योंकि आज की जो हाई कमांड व्यवस्था है, जिसने जो है अपने सभी एमएलए एमपीज को गूंगा बना दिया है, पार्टी भिप से बंधे हुए डरे हुए प्राणी हैं वो, तो फिर जो है कोई भी शक्ति किसी भी कारण से कुछ भी चीज़ थोप सकती है इन हाई कमांड के माध्यम से। तो ऐसा क्यों होना चाहिए? जी बिल्कुल सही बात है। मैं ये कह रहा हूँ नहीं होना चाहिए। कोई भी कानून पार्लियामेंट में सीधे आने की बजाय जो रिफाइनमेंट में प्रक्रिया बता रहा हूँ, लेट इट फर्स्ट पास थ्रू दैट। ऐसी क्या जल्दी है भाई? पूरी जो प्रक्रिया 15 दिन और 45 दिन 75 दिन में पूरी हो जाएगी। भैया ऐसी क्या जो है ना मजबूरी है कि हम 75 दिन वेट नहीं कर सकते हैं? और फिर जो है उस पर हर पेज पे बहस होगी और कोई पार्टी व्हिप नहीं होगी। पार्लियामेंट में कोई पार्टी व्हिप नहीं होगी और आगे चल के तो पार्टियां ही नहीं होंगी। सभी लोग 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकारों को जो है ना कि संकल्पित लोग पहुंचेंगे। पार्टी कहाँ है उसमें? देयर इज नो पार्टी। देखो जी, जितना भी ये करप्शन हो रही है, जब चुनाव में पैसा लग रहा है या दारू बट रही है या वो जितना मात्रा में खर्च होता है धन, उसको बचाया जा सकता है। मैं ये और ये जो बार बार चुनाव होते हैं, देखिए मैं एक बड़ी 7 प्रकार से आप सेविंग कर रहे हैं देश के लिए। हाँ। मैं एक दूसरी बात कह रहा हूँ, बहुत छोटी सी बात कह रहा हूँ। हमारे पास एक मॉडल है जिसको हमने कहा है एक्सपेंडिचर फ्री चुनाव व्यवस्था।